हाँ। आप सिर्फ दुर्गा जी को मानो, ढूंढो तो आपको हर चीज मिलती है, आपको भगवान मिल सकता है। आपकी शेप उल्टी सीधी हुई, राहु शनि खराब। दान कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, जो भी कर रहे हो वो वैसे ही करो। अंग अंग से पुलकित होकर स्वर्ण प्रदान करो माता, मेरे शून्य सदन के अंदर स्थिर सुख शांति भरो माता। माँ शक्ति के पास जा रहे हो, जो ब्रह्मांड की देवी है, तो वो बच्चों का भला ही करेंगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जबलपुर गए हैं कभी आप? जबलपुर में एक 64 योगिनी मंदिर है। 64 योगिनी मंदिर, उसको तंत्र शक्ति में क्या कहते हैं उसको, तंत्र शक्ति पीठ माना जाता है। तंत्र शक्ति में वहाँ पे जो शक्तियाँ जागृत हैं, लोग उसकी अनुभूति करते हैं, लोग उससे सिद्धियां प्राप्त करते हैं। आज आपको किसी ऐसे व्यक्ति से अगर मिलवाऊं जो 64 योगिनी मंदिर से, जिन्होंने इन सिद्धियों को प्राप्त किया हो, इतना ही नहीं, बनारस से उन्होंने ज्योतिष विद में गोल्ड मेडल हासिल किया हो, वो भी नहीं, पीएचडी भी की हो, वो भी नहीं, वो टैरो कार्ड रीडर भी हैं, ज्योतिषाचार्य भी हैं। आप उनके अंदर उनके व्यक्तित्व के आयाम को ढूंढेंगे तो उसमें इतनी चीज़ें मिलेंगी कि आप उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। आज हमारे बात रस में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी हैं हमारे साथ। सबसे पहले मैम, इतनी सारी चीज़ें आपने हासिल कर ली हैं और आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता भी नहीं चल रहा है। ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के प्रति आपका आकर्षण कब जो है शुरू हुआ कि मुझे लगा कि भाई मुझे इन सिद्धियों के लिए या इन चीज़ों के लिए आगे जाना चाहिए? क्योंकि आप नितिशा मल्होत्रा हैं, नितिशा पंडित होती या नितिशा तिवारी होती तो मैं समझ सकता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सभी को राधे राधे और सभी को जय माँ पीताम्बरा। सबसे पहले देखिए, कहते हैं ना कि हमारा जो कर्म है, जो आज मैं कर रही हूँ, वही मेरे भाग्य को बना रहा है। ठीक बात है। तो शायद मेरे पिछले जन्मों का कर्म बड़े नॉर्मल रहे होंगे। तो मैं एक ऐसे परिवार में जन्मी जहाँ मदर फादर दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे। और बच्चे के लिए माँ बाप क्या सोचते हैं कि लड़की है, शादी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब करेगी तो गवर्नमेंट करेगी। फिर मेरा भाई भी था छोटा, जो मेरे से 2 साल छोटा था। जब वो 16 साल का हुआ और मैं 17 की थी, तो उसका मर्डर हुआ किडनैपिंग के लिए। ओह। वो जो पीरियड था मेरे लिए, वो एक ऐसा पीरियड था जहाँ पे एक 17 साल की लड़की सिर्फ नानी या दादी की डेथ के लिए सोच सकती है कि वो बीमार हैं, तो वो मुझे छोड़ देंगे, वो मेरे से दूर हो जाएंगे, लेकिन अपने भाई के लिए नहीं सोच सकती। ठीक बात है, बिल्कुल सही। और वो जो टर्निंग था वो 1 सेकेंड के लिए आया था, क्योंकि वो कोचिंग गया है और कोचिंग से घर ही नहीं आया। तो वो जो पॉइंट था मेरी लाइफ का, वो बहुत अजीब सा था। मैं उसके बारे में कुछ सोच नहीं पा रही थी। उससे पहले मैं एक शैतान बच्चा थी जो सिर्फ एवरेज स्टूडेंट रही थी। वहाँ पे मेरी लाइफ चेंज हुई। तब जाकर के मेरे गुरुजी हैं, हमारे फैमिली के गुरुजी हैं, तो गुरु मंत्र जैसे मेरे पिताजी ने भी लिया हुआ था, तो उनका फ़ोन आया मुझे मेरे भाई के लिए पूछने के लिए, क्योंकि किडनैपिंग केस था। 11 दिन बाद बॉडी मिली थी। तो 11 दिन का वो जो टाइम था, वो आप सोच सकते हैं परिवार के लिए क्या होगा कि बच्चा गायब है। तब वहाँ पे मैंने देखा कि जो गुरुजी का फ़ोन आया, तो मैंने उनको उठाते ही ना फ़ोन पे बहुत बड़ा, आप कौन हो, आपको कुछ नहीं आता, आपको कोई नॉलेज नहीं है, आप यहाँ पे फ़ोन मत करो, जैसे एक बच्चा होता है। जो भी उसको समझ में आया, गुस्सा जो भी था, वो मैंने उनको सुना दिया। उसके बाद क्या हुआ, बॉडी मिली, सब कुछ हुआ। 11 दिन हमारे घर दुर्गा सप्तशती का पाठ चला, गजेंद्र मोक्ष का पाठ चला, सब कुछ हुआ। मैं तांत्रिकों से मिली उस पीरियड में। अच्छा, मतलब घर पे आते थे तब मिली, या फिर जो है आप? नहीं, हम लोग जाते थे कहीं से मिलने। अच्छा, पंडितों से, एस्ट्रोलॉजर से, हाँ, तांत्रिकों से, कि वो कहाँ है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है। क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि किडनैपिंग की किसने है। फिरौती के लिए तो सिर्फ पैसे की डिमांड होती है, आपको ये नहीं पता होता क्या हो रहा है। तो वो पीरियड मेरे लिए बहुत ब्लैक पीरियड था, लाइफ का सबसे काला साल कह सकते हैं। फिर उसके बाद मैं उन गुरुजी के पास गई और मैंने उनसे माफ़ी मांगी। मुझे नहीं पता मैंने माफ़ी क्यों मांगी। मैं हरिद्वार गई हूँ, हरिद्वार में है, तो मुझे नहीं पता, बट मैंने उनसे माफ़ी मांगी और मेरे अंदर से वो माफ़ी आई थी, क्योंकि मैं रो के बोली।
उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। लड़कियों को गुरु मंत्र नहीं दिया जाता, हमेशा जोड़े में दिया जाता है कि हस्बैंड वाइफ का, क्योंकि आपको गुरु मंत्र सिंगल नहीं मिल सकता। दूसरा, ये लोग कहते हैं, जो गुरु लोग होते हैं, कि आपकी शादी जिस घर में होगी उसका गुरु कोई होगा, तो आप उनसे जाके गुरु मंत्र लो हस्बैंड के साथ। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे गुरु मंत्र चाहिए। मुझे गुरु मंत्र का कोई मतलब नहीं पता था। उन्होंने बोला कि नॉनवेज छोड़ना पड़ता है, डेली करना पड़ता है, ये उसके वो रहेंगे प्राविधान। मैंने कहा मैं करूँगी, आप मुझे गुरु मंत्र दो। उन्होंने मुझे दूसरे ही दिन गुरु मंत्र दे दिया। अच्छा, मतलब उन्होंने आपको, उम्र आपकी वही 17 साल? हाँ, 17 साल। क्योंकि मैं भाई की डेथ के बाद 1 महीने बाद ही हरिद्वार गई थी, जब उसकी अस्थियों, जो वो मुझे 11 दिन बाद हमें बॉडी मिली, तो 1 महीने बाद ही हम वहाँ गए थे। ठीक है। तो जो कुरुक्षेत्र में जो चीज़ें होती हैं, बिहार में जो हुआ, हरिद्वार में जो भी रिचुअल्स होते हैं, वो कराते हुए वहाँ पहुँचे। तो मैंने उनसे माफ़ी मांगी और उन्होंने मुझे गुरु मंत्र के लिए हाँ बोल दिया। मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या सोचा, क्या नहीं। अच्छा, गुरु मंत्र भी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं बता नहीं सकती फिलहाल तो गुरु मंत्र, लेकिन उनको नहीं पता था कि मेरे अंदर में क्या है। जैसे एक बच्चा है, किसी ना किसी भगवान से तो अट्रैक्ट होता ही है, क्योंकि एक ऐसी फैमिली है जहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने वही गुरु मंत्र दिया जिनसे मैं बहुत ज़्यादा अंदर से कनेक्टेड थी। तो मुझे लगा कि इनको कैसे पता कि मैं इनको बहुत प्यार करती हूँ। एक तो ये क्वेश्चन मेरे मन में उठा। फिलहाल मैं ये करती रही और आगे बढ़ती रही लाइफ। बहुत एवरेज स्टूडेंट थी, तो पास ही होती थी, और ताने भी सुनती थी घर वालों के कि तुम कर लोगी बीए, बीएससी हो जाएगी, मतलब ऐसे क्वेश्चंस। इंटर में कैसे नंबर आएंगे, और हमारे यहाँ बहुत चलन था, रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाता था। अच्छा, आजकल के बच्चों का तो फोन पे आ जाता है कि हाँ आ गया नंबर, पास हो गया, फर्स्ट आया, सेकंड आया। हमारे में ऐसा नहीं होता, हमारे में रिपोर्ट कार्ड सामने रखे जाते थे, तो टॉन्ट भी सुनने पड़ते थे। अच्छा, एक प्रेशर भी था कि घर में अकेला बच्चा हूँ, माँ बाप को क्या वो करूँगा, तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा था मेरी लाइफ। ठीक है, सब एक सिंपल सी लाइफ जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन हाँ प्यार मेरे लिए बहुत बढ़ गया था घर वालों का। फिर मेरी शादी भी हो गई। शादी होने के बाद मेरे बच्चे भी हो गए। बच्चे होने के बाद ज्योतिष की तरफ मेरा अट्रैक्शन बहुत था शुरू से, क्योंकि मेरे फादर बहुत बुक्स पढ़ते थे, तंत्र की किताबें। तब एक मैगजीन्स छपा करती थी, उसमें तंत्र के छोटे छोटे कॉलम हुआ करते थे, लेख हुआ करते थे। क्या नाम अगर लेना चाहें? जैसे शायद अजीब सी मनोरंजन, कुछ अजीब सी किताबें थी, उसमें सिर्फ 2 पन्नों पे तंत्र की कुछ बातें होती। अच्छा, ठीक है। तो मैं वो भी पढ़ती थी, मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता था, क्योंकि मैं तांत्रिकों से मिली थी। उन्होंने ये तो नहीं बताया था कि वो जिंदा है या नहीं है, लेकिन उनका जो ओरा होती थी, उनसे मैं बड़ी अट्रैक्ट थी। ये क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या होता है। और मुझे अपने गुरुजी पे क्यों बिलीव हुआ था, क्योंकि वो जो पाठ रखने के लिए 11 दिन बोला था, वो उन्होंने ही बोला था। और गजेंद्र मोक्ष, दुर्गा सप्तशती, जो भी पाठ हो रहे थे, तो मुझे लगता है कि मेरा भाई कभी सपने में नहीं आया, क्योंकि मैं बहुत इंट्यूटिव हूँ शुरू से। मुझे कुछ भी होने से पहले फीलिंग आती है। तो मेरे भाई की डेथ के पहले मैंने सपना देखा था कि मेरी फादर की डेथ हुई है और बहुत भीड़ लगी, और वही सेम चीज़ मैंने उस दिन जी थी जिस दिन मेरे भाई की किडनैपिंग हुई थी। तो मैं बहुत इंट्यूटिव शुरू से रही हूँ कि मुझे सपने में पता चल जाता है, जैसे किसी की शादी होनी है या नहीं होनी है, मेरे अंदर से आवाज़ आती है, होगी नहीं होगी। तो ये शुरू से होता था मेरे साथ, और मैं ज्योतिष को पढ़ती भी थी फादर के उस पर। अब क्या हुआ, मेरे एक मिलने वाले थे, उन्होंने बोला कि मैं ना एक ज्योतिष ज्वाइन कर रहा हूँ PHU में, तो तू भी आ जाओ। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, हस्बैंड बोले कि BHU वहाँ बनारस जाना है, ये तो नहीं पॉसिबल है। मैंने अपने फादर को बोला और वो चल पड़े मेरे साथ। उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा चलते हैं। बच्चों को मैंने मम्मी के पास छोड़ा और मैं बनारस चली गई। अच्छा, उस दिन थी बसंत पंचमी। अच्छा, बसंत पंचमी की पूजा में मैंने वहाँ पे ज्वाइनिंग की, और मुझे पता नहीं क्या हुआ, कहते ना अंदर से परिवर्तन होता है कि मुझे ही करना है। जो मैं गुरु वहाँ पे जो मैं अपने टीचर से मिली ना, उन एक ऐसा अट्रैक्शन था वो, क्या फील नहीं कर सकती, जैसे वो मुझे खींच रहे हो अपनी तरफ। बहुत ज़्यादा आज भी उनसे मेरा बहुत अट्रैक्शन है, कि मैं उनको आज भी बहुत प्यार करती हूँ कि आप मेरी लाइफ में आए तो मेरी लाइफ बदल गई। तो गुरुजी ने बोले कि मैडम आप हो तो पंजाबी, लेकिन आप बहुत आगे जाओगे। उन्होंने मेरी कुंडली नहीं देखी, कुछ नहीं, वैसे वो एस्ट्रोलॉजर ही हैं बहुत बड़े। तो वहाँ से मेरी दीक्षा शुरू हुई, लेकिन अब इसके बाद ट्विस्ट आना था मेरे ससुराल से। पति नहीं गए थे ऑब्वियसली, जो है उनको जो है ये बात, जब वो वहाँ तक आपको एडमिशन के लिए नहीं गए तो फिर उसके आगे तो ट्विस्ट आना। अब वो बोले कि हम तो पंजाबी हैं, तुम्हें कपड़ा चाहिए, गहना चाहिए, जो चाहिए लो, लेकिन ये नहीं करने दूंगा।
बुटीक खोल लो, ये खोल लो, फलाना कर लो, लेकिन ये नहीं करने दूंगा। जो घर में बैठ के करना है वो कर लो तुम। मैंने कहा मुझे तो यही करना है। 4 महीने मुझे मनाने में लगे अपने हस्बैंड को। वो भी मैंने इनसे कहा कि सिर्फ आप टीचर से, गुरु से चल के मिलते हैं फिर डिसाइड करते हैं। तो इन्होंने हाँ कर दी और हम मेरा 4 महीने बाद फिर से रीज्वाइनिंग हुई। अच्छा, और इस बार गए? हाँ, हस्बैंड इस बार वो गए और मेरी पूरी रीज्वाइनिंग करवाई और सब अच्छा रहा। और मेरे साथ रुकते भी थे, कई बार पापा रुके, कई बार हस्बैंड रुके, तो वो रुकते भी थे क्योंकि वहाँ पे हमें रुकना पड़ता था। ठीक है। यहाँ पे मेरी मम्मी का भी बहुत रोल था क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे, तो बच्चों को भी उन्होंने रखा। ठीक है। तो अब शुरू हुआ। अब यहाँ पे वहाँ पे क्या है कि अब जो आप कोर्सेज देखते हैं ना, तो वैदिक ज्योतिष मतलब वैदिक ज्योतिष, टैरो मतलब टैरो, न्यूमरोलॉजी मतलब न्यूमरोलॉजी। वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको सब पढ़ाते हैं, समुद्रिक शास्त्र, मंत्रमाला, संस्कृति के श्लोक, सब कुछ। तो वैदिक ज्योतिष मेरी चालू हुई। मुझे जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था वो वैदिक ज्योतिष में था, क्योंकि जो वो बोलते थे ना वो मैं अपनी लाइफ में होते हुए देखती थी कि आपका ऐसी स्थिति है, भाई नहीं होगा, या होगा तो आपसे दूर होगा, आपकी पढ़ाई में आप एवरेज रहोगे। तो चीज़ें बहुत मैच करती थी मेरे से। मैं फादर से मैच करती थी, क्योंकि कुंडली आप किसकी लेके बैठते हो, हस्बैंड की, फादर की, मदर की, अपनी भाई की। तो वो चीज़ें मैच होती थी। तो मुझे और इंटरेस्ट जागता था कि इनको कैसे पता, ये बात इनको कैसे पता। तो और बढ़ता गया। फिर PhD का टाइम आया। सर ने बोला कि आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी बहुत आगे जाओगे। मैंने कहा नहीं, मुझे करनी है। और आप जिस दिन मुझे मिले थे ना, आपने फ्री में मेरी कुंडली देखी थी, आपने मुझसे पैसे नहीं लिए थे। मैं फ्री में देखूंगी, मैं भी लोगों का हेल्प करूंगी, क्योंकि पैसे से मैं मजबूत थी। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। खैर हमें आगे बढ़ी। और जब हमारा दीक्षा हुई तो पहली जो मेरी PhD थी वो 7th हाउस पे थी। अच्छा। तो वहाँ पे हाउस के अकॉर्डिंग PhD का वो होता था। तो वहाँ पे मुझे दीक्षा मिली और मेरे जो डीन थे हमारे वहाँ के, उन्होंने वो क्लियर करते थे कि आप फीस लोगे या नहीं लोगे, और जो चीज़ें, जो रिचुअल्स होते थे वो हमें क्लियर करते थे। हमें कुछ नहीं पता था। ठीक। तो मेरे साथ एक मनोज द्विवेदी सर थे, वो फिजिक्स के प्रोफेसर हैं दिल्ली में। अच्छा। तो वो बोलते थे कि मैं तो फीस लूँगा, खूब पैसा कमाऊँगा, इसमें बहुत पैसा है। वो मेरे से एज में भी बड़े थे, समझदार भी थे। तो उनको बोला गया कि आप फीस नहीं लोगे, आपने फ्री में करना है। और मुझे उन्होंने क्लियर किया कि आप फीस लेके ही ये काम करोगे, आपने फ्री में नहीं करना। अच्छा। चाहे आप 1 रुपये लो, चाहे आप कुछ भी लो। कर दिया। हाँ। तो हम दोनों की ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, क्योंकि तो मैं तो मनोज सर के लिए जो है थोड़ा सा मेरे दिल में जो है ये हो रहा है कि यार बड़ी उम्मीद से उन्होंने ये कोर्स किया था कि कुछ पैसा कमाएंगे। हाँ जी। तो फिर उन्होंने मना कर दिया। हाँ, अब वो वही फिजिक्स ही पढ़ा रहे हैं, ज्योतिष में वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ठीक बात है। और अब वो एजेड भी हो चुके हैं। तो हाँ, तो मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कहा इन्होंने मुझे फीस लेने के लिए क्यों कहा, क्योंकि मेरे सर तो गुरु तो जानते हैं कि मुझे फीस नहीं लेनी। हाँ। तो मैं उनके पास गई, मैंने कहा आप ये क्या हुआ, मैंने तो फ्री में देखना है, क्योंकि आपने मेरी फ्री में देखी थी, आपने मुझे जो सब कुछ ब्लेस किया था वो फ्री में किया था। तो एक फीलिंग थी कि फ्री में होना चाहिए। कहते हैं जो हो रहा है ना वो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग हो रहा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी कुंडली आप उनके पास लेके जाओ, वो कुछ नहीं बोलेंगे, कहेंगे आप ब्लेस हो, आपका सब बढ़िया है बेटा। इसके अलावा आज तक उन्होंने कुछ नहीं बोला कि तुम्हारा ये होने वाला है या वो होने वाला है। कुंडली दिखानी चाहिए? आपको लगता है कि कुंडली जो है क्या नाम है, हाँ जी, दिखानी चाहिए? कई बार शायद मैं अपने भाई की दिखा लेती तो मैं भले ही उस कंडीशन को शायद ना रोक पाती, क्योंकि मैं भविष्य नहीं बदल सकती, लेकिन कुछ चीजें हम लोग संजो सकते थे। कुछ चीजें हम लोग, कहते हैं ना, पार्वती जी को जब शिव जी, जब उनकी माता को पता चला कि इसके जो पति हैं वो बहुत बड़े योगी हैं, उनके सांप बिखरे हुए हैं, उनके बालों में जटाएं हैं, तो वो जो डर गई उसको देख के, तब उन्होंने शिव जी की तपस्या शुरू करी, पार्वती जी ने, नारद जी के कहने पर। तो बेसिकली उनको योगी भी मिल सकता था, लेकिन योग का सबसे बड़ा योगी, सब योग का गुरु मिलना, ये उस समय लिखित तो नहीं था। क्योंकि पार्वती जी को भी, सती जी को भी, या जितने भी उन्होंने जन्म लिए वो तपस्या ही तो कर रही हैं शिव जी के लिए। अगर वो तपस्या ना करती तो वो कर्म सिर्फ योग तक होता। फिर योग के गुरु को मिलना, वो तो उनकी तपस्या ही होगी, क्योंकि बहुत जन्मों से उन्होंने तपस्या की थी। तो हम अपने भाग्य को बिल्कुल बदल सकते हैं अपने कर्मों से, ये बात तो क्लियर थी। तो आज भी मैं लोगों से कहती हूँ आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हो, लेकिन आज का प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर। प्रेजेंट नहीं चेंज किया जा सकता। तो मुझे लगता है कि अगर मैं भाई का बर्थ चार्ट दिखवाती कि उसकी एज कम है, तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते थे, भले उसकी एज नहीं रोक पाते।
शायद मैं अपने मदर फादर को संभाल पाती, क्योंकि सबसे ज़्यादा मदर को संभालना होता है, बेटा गया उनका। एग्जैक्टली। और मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे स्त्रियों को दबाया जाता है, बहुत उसमें नहीं रहने दिया जाता। तो एक माँ के लिए क्या उसका वो होता है सहारा कि बेटा है मेरा, वो मुझे एंजॉय कराएगा, वो मुझे देखेगा, वो मुझे समझेगा। बेटियों से अपेक्षा नहीं होती है। तो ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी। फिर मेरा खैर ज्योतिष हुआ और सर ने कहा जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। फिर थोड़े दिनों बाद मेरे गुरुजी ने बोला कि मुझे आपके साथ ऑफिस करना है, और ये बात वहाँ पे फैल गई। आई डोंट नो कैसे फैली, मुझे आज तक नहीं पता। तो एक टीचर थी, उन्होंने बोला कि तुमने क्या जादू किया जो तुम्हें सर ने ऐसा बोला है, उस मतलब गुरुजी ने, मिश्रा जी ने ऐसा बोल दिया। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उस दिन ये समझ गई थी कि कुछ ना कुछ तो होगा मेरी लाइफ में, कि इन्होंने मुझे ऑफर किया, क्योंकि ये किसी को ऑफर कर ही नहीं सकते। फिर उनको खैर ब्रेन स्ट्रोक हो गया और वो खुद घर पे बैठ गए और आगे नहीं उन्होंने ऑफिस का कुछ किया, तो ऑफिस वाला काम ठप हो गया। लेकिन उन्होंने एक अच्छी बात करी कि मेरी जॉब लगवा दी अखिल भारतीय में। अच्छा। जहाँ पे मैं ज्योतिष पढ़ाई मैंने 4 साल। ओके। अभी तक मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं क्या करूँगी मुझे कुछ नहीं पता था। अब वहाँ पे 4 साल मैंने ज्योतिष पढ़ाई, और स्टूडेंट मेरे से एज में बड़े, सब बड़े, लेडीज भी थे, जेंट्स थे। लेडीज 2 होती थी तो जेंट्स 20 होते थे, लेकिन सब बड़े होते थे, छोटे नहीं होते थे। ठीक है। अब बड़ा कोई बैठा है और वो अपने पूरे घर की कुंडली लेके बैठेगा, क्वेश्चन फिर निकलते थे। वो जो 4 साल थे वो मेरी लाइफ के ट्विस्टर थे, कि उन्होंने मुझे सिखाया कि हाँ तुम कर सकती हो। एग्जैक्टली। शायद मैं ना करती, मैं कुछ भी ना करती और बैठ जाती अपनी विद्या को लेकर के, लेकिन वो 4 सालों में मैं बहुत परिपक्व हुई। मुझे आंसर देना आया, मुझे कुंडली का एक्चुअल मीनिंग निकालना आया, उपाय बताने आए। तो वो 4 साल मेरे लिए लाइफ चेंजर रहे। उसके बाद उन्होंने ही मुझे कहना शुरू किया कि मैम ऑफिस कर लीजिए, क्योंकि हमारे फैमिली वाले आना चाहते हैं, वो आना चाहते हैं। तो खैर वो तो उधर था बनारस, मैं कानपुर से बिलोंग करती थी, तो मैं कानपुर शिफ्ट हो गई। अच्छा। अब कानपुर में मैंने किसी को नहीं आज तक बताया कि मैं क्या हूँ। अच्छा। लेकिन बनारस के लोग मेरे पास आ रहे थे, और कानपुर में भी जहाँ जहाँ लोगों को पता चलता गया तो वो आते रहे। अब एक हमारे यूपी में एक है पान पराग मसाले वाले, वहाँ पे एक उनके ओनर थे, उनका काम बंद हो रहा था, क्योंकि उस समय तो कई बार टाइट भी हो जाता था प्रशासन। हाँ जी। तो उन्होंने आके बोला कि अब तो हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ गई है। तो ये हीरा पहना है मैंने अभी कुछ महीने पहले, मैं कहा हीरा तो उतार दो, क्योंकि आपकी तो कुंडली ऐसी नहीं है। तो उन्होंने हीरा उतारा और 1 महीने में उनका काम फिर से बैलेंस हो गया। जो भी उन्होंने चीज़ें की पर बैलेंस हो गया, वो बहुत खुश हो गए। और उन्होंने लोगों को बोलना शुरू कर दिया, तो वहाँ से मैं बढ़ना शुरू हो गई। अब मेरे पास क्लाइंट बहुत हो गए थे, लखनऊ से, कानपुर से, आसपास के जगहों से भी आने लग गए मेरे पास। तो यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, लेकिन ट्विस्ट बहुत रहे, ड्रामे बहुत हुए, क्योंकि ससुराल में, मायके में कि जादूगरनी है, जादू कर रही है। क्योंकि आप ज्योतिष को एक्चुअल जानते ही नहीं। एक्चुअली वही मैं अगला सवाल पूछने वाला था कि हम लोग, आपने ज्योतिष में शिक्षा ली, बहुत ठीक है, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्सेप्टेंस मिल जाता है, लेकिन जबलपुर के 64 योगिनी मंदिर से जाके वहाँ से दीक्षा लेना और तंत्र शक्ति को जागृत करना, ये यहाँ से वहाँ, ये जो ड्रास्टिक जो है आपका चेंज रहा या फिर मूव रहा, ये कैसे हो गया? और इस पे जो है आपके हस्बैंड का क्या कहना था, परिवार के और सदस्यों का क्या कहना? देखिए, मुझे लगता है कि आज एक प्रथा है ना कि हम जो बोलते हैं वो होता है, वो ब्रह्मांड सुनता है। हम लोग कहते हैं मोटिवेशन देते हैं लोगों को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मुझे लग रहा है कि ये मेरे आसपास के लोगों का लॉ ऑफ अट्रैक्शन था। अच्छा। अच्छा। क्योंकि उन्होंने बोलना शुरू कर दिया जादूगरनी है, अच्छा, जादू टोना करती है। एक्चुअल मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। हाँ। क्योंकि मैंने फिर डबल पीएचडी करी, तो मैंने 10th हाउस में, नेक्स्ट पीएचडी मेरी 10th हाउस पे थी। तो मेरी पढ़ाई चल रही थी, मुझे अपनी उसमें ही बहुत इंटरेस्ट था। मैंने आयुर्वेद पूरा किया कि मुझे आयुर्वेद होना चाहिए। फिर मैंने देखा टैरो में लोग बहुत इंटरेस्टेड है, तो मैंने टैरो सीखा। तो मैं अभी पढ़ ही रही थी, अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। मुझे लगता है ये आसपास के लोगों ने मेरे अंदर जागृत कर दिया। तो मुझे पहली बार ये बात सुनाई पड़ी, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि ये क्या बोल रहे हैं, आप नहीं जानते हो एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, बट आप ऐसा मत बोलो। ठीक बात है कि आप मुझे निगेटिव रोल पे दिखा रहे हो। मैं बहुत रोई भी, परेशान भी हुई। खैर मेरे हस्बैंड ने समझाया कि देखो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था। क्योंकि मैं नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा था, तो वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, मुझे तो बिलीव हो गया आज। ठीक है।
अच्छा, उनको बिलीव कैसे हुआ? हाँ। मैंने बोला आपकी गाड़ी बनने वाली है, मकान बनने वाला है, ये होने वाला है, वो होता चला गया। हाँ। तो जब आपको लगता है ना ये हो गया, उन्होंने कहा था कि इस महीने होगा, तो आप कहोगे हाँ एस्ट्रोलॉजी होती है, ज्योतिष होती है, चीज़ें बनती हैं। अब यहाँ पे मेरे घर में जो मेरा भाई का डेथ हुआ था, तो वहाँ पे पीताम्बरा शक्तिपीठ की बातें मेरे घर में हुई थी और हवन भी हुआ था। बहुत साल पहले की बात ठीक है। पर मेरे दिमाग में था कि कुछ तो है वहाँ पर। तो मेरे फादर ने मुझे हम लोग 5 ज्योतिर्लिंग करने गए महाराष्ट्र। मैं 12 ज्योतिर्लिंग कर चुकी हूँ, मैं 4 धाम कर चुकी हूँ। तो फर्स्ट जो हमारा स्टेप था, हम लोग उधर साइड गए महाराष्ट्र कि हम 5 ज्योतिर्लिंग करके आएंगे। वापस आते समय हम लोग दतिया शक्तिपीठ रुके। अच्छा। और मैंने नॉर्मल उनको देखा, नॉर्मल नमस्कार किया और मैं बाहर आ गई। कुछ भी वहाँ पे चेंज नहीं हुआ मेरी लाइफ में। और मेरे को कुछ समझ भी नहीं आया, क्योंकि मंदिर में जब आप जाते हो तो एक छोटी सी विंडो है, खिड़की है, और माता की मूर्ति सामने बहुत छोटी सी है। तो आपने दर्शन किया, और ऐसा मंदिर आपने कहीं नहीं देखा होगा जहाँ पे विंडो से उनको देखा जाता है। तो बड़ा अजीब था मेरे साथ, और मैं नॉर्मल थी और मैं वापस आ गई। पता नहीं क्या हुआ आने के बाद। मैंने कहा मुझे ना वहाँ दोबारा जाना है। तो अभी तो कुछ प्लान नहीं बन रहा था। लोग घर में आते थे, बातें करते थे। तो एक हमारे घर गुप्ता अंकल आते थे, मेरी मम्मी बैंक में थी, उनके साथ थे। तो वो बहुत पीताम्बरा माता को मानते थे। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे ना दीक्षा लेने के लिए चिट्ठी लिखनी पड़ती है। तो मैंने कहा मैं लिखती हूँ। तो नवरात्रे आए, मैंने चिट्ठी लिखी और वहाँ पोस्ट कर दी। ऐसा मैंने 7 साल किया। 7 साल? हाँ। अरे वाह। और मेरे वो जो गुप्ता अंकल थे, वो काफ़ी सालों से कर रहे थे, मतलब शायद 20-25 जो भी उनके रहे होंगे। मैं वहाँ गई, मुझे नहीं पता। वहाँ पे एक पर्सन खड़े थे, नवरात्रों का टाइम था। मुझे बोले कि आप गुरुजी से मिलना चाहते हो। मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने मुझे क्या बोला। मैं अकेले वहाँ बैठी थी, मेरे हस्बैंड लोग माथा वाथा टेक रहे थे, तो मैं बैठती थी थोड़ी देर जा। कहते आप गुरुजी से मिलो। मैंने कहा अच्छा। मैं उनको कभी नहीं मिली, ना जानती हूँ, ना आज तक मिली। और एक पर्सन आके खड़े हो गए मेरे सामने, जो वहाँ पे वहाँ के गुरुजी माने जाते हैं, बहुत मेन पर्सन है। और कहते गुरुजी से मिलो और आपको ये मंत्र दे देंगे। मैंने कहा मंत्र दे देंगे? तो उन्होंने कहा हाँ, तुम कल सुबह आ जाना मेरे पास, ये लेके आ जाना, और मैं तुम्हें मंत्र दे दूंगा, और जहाँ पे आना है फ़ोन कर देना मुझे, ये नंबर लो। ये सब अचानक हो रहा है? आप अचानक हो रहा है, कुछ है, भी नहीं हो रहा, ना मुझे चिट्ठी का कोई रिस्पॉन्स आया, ना कुछ हुआ, ना के कुछ साथ चिट्ठी देने के मैं बाद एक जगह बैठी हूँ, सामने एक फैमिली बैठी है, उसमें से एक पर्सन उठता है और कहता है आपको गुरुजी से मिलवाऊं? तो मुझे समझ ही नहीं, मैंने कहा हाँ ठीक, क्योंकि आपको सिर्फ गुरु समझ में आया ना, एक वर्ड, तो में। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, तो ये बोले कि पता नहीं तुम क्या करती रहती हो, तुम्हें कुछ ना कुछ करना होता है, मुझे समझ नहीं आता क्या चाहती हो। तो खैर मैंने सामान, क्योंकि मैं थोड़ी जिद्दी हूँ, तो मैंने सामान बिटोरा और मैं सुबह फ़ोन करके वहाँ पहुँच गई उनके घर। और उन्होंने मुझे गुरु मंत्र दे दिया। लेकिन गुरु मंत्र ऐसा नहीं होता कि आपको दिया है तो अब आप सब कुछ पा जाओगे। वो उसकी भी श्रेणियाँ होती हैं कि अब आपको बीज मंत्र मिला है, फिर आगे के मंत्र बढ़ेंगे उसमें आगे के। तो वो मंत्र सिर्फ एक नहीं था, उसमें भैरव जी का भी होता है, उनके गणेश जी का भी होता है, उनके गुरु का भी होता है। तो मंत्र की श्रृंखला थी। अभी तक मैं पूजा कर रही थी हनुमान चालीसा या और सब चीज़ें, गुरु मंत्र। अब मुझे एक्चुअल चीज़ मिली थी, जैसे खजाना, और मैंने वो शुरू किया नवरात्रों से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि नवरात्रों में ही करना है। तो मैंने शुरू किया। अब सेकंड नवरात्र है, तो उन्होंने मुझे एक दिन पहले बुलाया कि एक दिन पहले आ जाओ। फिर उन्होंने मुझे बोला कि जो मैंने मंत्र दिया उसमें कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, सिर्फ तुम्हें यही करना है पूरे 9 दिन। ब्रह्मचर्य का व्रत रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, पूरी रूल समझा दिए। और मैंने वो वैसे ही फॉलो कर दिया। और आप ये देखिए कि कोई वहाँ पे त्रुटि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ मुझे। और वो बहुत आराम से वो चीज़ें हो गई। आप 9 दिन वहाँ थी या फिर आप? नहीं, मैं अपने घर पे थी, क्योंकि हमें घर से बाहर नहीं निकलना होता। तो आसन भी एक रहेगा, कमरा भी एक रहेगा, और कमरा पीला होना चाहिए। बहुत सी चीज़ें रूल थे कि आपका पूरा कमरा आपने येलो करवाना है, कपड़े आपने पीले पहनने हैं, आसन पीला होगा, भोग पीला होगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है? माँ पीताम्बरा का जो कलर है वो पीला है, पीतृ वस्त्रधारी है, और स्वर्ण जैसा उनका कलर है। ओके। क्योंकि वो जो माँ पीताम्बरा है 8वीं शक्ति, वो माँ दुर्गा नहीं है। अच्छा। वो माँ दुर्गा के साथ साथ शिव, ब्रह्मा और विष्णु और सभी देवताओं की शक्ति है, इसीलिए उसे ब्रह्मास्त्र रूपिणी कहा गया है। तो पूजा चली और मेरी लाइफ में वहाँ से चेंज आने शुरू हो गए। एक स्टेबल लाइफ से लाइफ घूमनी शुरू हो गई। जैसे किसी ने स्विच दबा दिया, एक बटन आप ऑन कर देते हैं तो वो लाइटें और पंखे ऑन हो जाते हैं, वैसा। अभी तक नॉर्मल चल रहा था और अब बढ़ना शुरू हो गया। अब बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन मिलने लग गए,
पैसा भी आ रहा था,